So hello Think Tank family, welcome to Think Tank UPSC once again। जो एनसीईआरटी सीरीज शुरू करी थी ये उस सीरीज का लेक्चर 3 है। क्लास 6 क्लास 7 के लेक्चर्स ऑलरेडी लाइव हैं। पूरी हिस्ट्री को सिंप्लीफाई कर दिया है एनसीईआरटी की। आज किसका दिन है? आज दिन है क्लास 8 की एनसीईआरटी का। ठीक है, 8th की एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 8th की एनसीईआरटी में क्या मिलता है? मराठास के बारे में पढ़ने को मिलता है जो जल्दी इतना कन्वेंशनल सोर्सेज में नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर मराठा पॉलिटी, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा के राइज का आपको बेस पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, तो एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई नहीं हो सकता है। ठीक, अंडरस्टूड। किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए भाई एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूरा कंटेंट है एज इट इज, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अलग से कई बातें बताऊंगा। ठीक है, जो नोट कराएंगे वही नोट करना होगा, बाकी आप नोट करने के लिए मत भागिएगा, समझने पे ध्यान रखिए। क्योंकि क्या है, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है थिंक टैंक के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। ठीक, तो भाई मराठास की शुरुआत कहाँ होती है? अगर मराठास का बैकग्राउंड, अभी ये टाइमलाइन है, इसको डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो हम बात करते हैं मराठास थे कौन। मराठा सबको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर लार्जली कन्फाइंड टू द डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, द रीजन ऑफ कोंकण। ठीक, मराठास का जो राइज, मराठास जब भी मराठास बने अंडर शिवाजी, उससे पहले मराठास हमेशा से एक जबरदस्त लड़ाकू वॉरियर क्लास थी। ठीक है, दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज। अंडरस्टूड। तो वो कहाँ एम्प्लॉयड थे? वो एम्प्लॉयड थे जितनी भी सल्तनत थी, बीजापुर सल्तनत हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेक्कन इंडिया में, वहां वो लोग एम्प्लॉयड थे एज वॉरियर्स। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया जहां पे मराठास के अंदर वो ग्रोथ ऑफ स्वराज, ग्रोथ ऑफ मराठा कल्चर हुआ, उसका बहुत बड़ा श्रेय बेटा जाता है। होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। ठीक, सो मराठास का उसका श्रेय जाता है भक्ति मूवमेंट। जब भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, ये इंक विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल विजिबल। तो जब भक्ति मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, आपको पता है भक्ति मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा था? अलग अलग, और भक्ति मूवमेंट हर इंडिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग टाइम पे पहुंचा। तो भक्ति मूवमेंट जब महाराष्ट्र पहुंचा, जब ये महाराष्ट्र मुझे नहीं बोलना चाहिए एज इट इज, या मैं बोलूं कि जो कोंकण वाला रीजन है वहां पहुंचा, जहां पे मराठी लोग डोमिनेट करते थे। तो कई सारे सेंट थे, रामदास, तुकाराम। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, जितनी भी लिटरेचर थी उसको किस में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया? मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में। ओके, तो जब ये मराठास को जब मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड लिटरेचर का एक्सेस मिला, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना कि इंडिया का कल्चर है क्या, मराठी कल्चर है क्या। तो यहां से शुरू होता है द ग्रोथ ऑफ कल्चरलिज्म एंड मराठा नेशनलिज्म। ठीक है, तो बहुत बड़ा हाथ किसको जाता है? बहुत बड़ा हाथ जाता है टू द भक्ति एरा मराठी सेंट्स सच एज ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, Ramdas. They translated important texts such as the Upanishads and Bhagavad Gita into Marathi. Some saints also encouraged social organization and political awareness, creating a strong cultural foundation. तो मराठास को यूनाइट करने का, मराठास के अंदर वो सीड डालने का, उनके कल्चर के प्रति उनको प्राउड करने का किसको जाता है? जो सेम काम आगे चल के कौन करेंगे? इंडियन नेशनलिज्म में करेंगे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, ये सब जो काम करेंगे टू मेक इंडियंस अवेयर एंड प्राउड ऑफ देयर कल्चर विच अल्टीमेटली यूनिफाइड देम, ये काम मराठास के लिए किसने करा? भक्ति एरा मराठी सेंट्स ने करा। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ होता है किसका? मराठी नेशनलिज्म का या मराठा नेशनलिज्म का। ठीक, उन्हीं में से एक शानदार योद्धा निकल के आता है, ऑनरेबल, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक, कब बॉर्न हुए भाई? 1630 में बॉर्न होते हैं। कौन से क्लैन में थे? भोसले क्लैन में। इसका याद रखना, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, ये अच्छी बात है, कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात भी है। भोसले क्लैन में बॉर्न हुए थे। ठीक, शाहजी जीजाजवा इनके पेरेंट्स थे, उनका आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक, शाहजी सर्व्ड एज द डेक्कन served the Deccan Sultanates and was frequently away from his home. ठीक, जो शाहजी थे इनके फादर, वो डेक्कन सल्तनत में काम करते थे। आपको मैंने बताया यही यूजुअल एम्प्लॉयमेंट था मराठास का। ठीक है, तो क्या होता है,
शिवाजी उसी माहौल में एज अ वॉरियर ग्रो करते हैं। ही ऑल्सो सर्व द डेक्कन सल्तनत। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आ रहा है नोट डाउन करो, उनकी जागीर कहां थी? ही हैड अ जागीर एट पूना। ठीक है, उनकी जागीर का नाम क्या था बेटा? पूना में थी उनकी जागीर। अंडरस्टूड। अब पूना रीजन जो था वो एक फ्रीक्वेंट टर्मोइल जोन था जितनी भी डेक्कन सल्तनत थी उनका। At the age of 16, Shivaji began military campaign by capturing neglected forts and strengthened their defenses. बहुत अर्ली एज में शिवाजी इस बात को समझ गए थे कि अगर हमें मराठी कल्चर को या मराठा फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो वी हैव टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम, और इन डेक्कन सल्तनत को सर्व करना क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। वी नीड टू यूटिलाइज द मराठा करेज फॉर आवरसेल्व्स। ओके, अंडरस्टूड। तो बहुत ही अर्ली एज में 60 में शिवाजी क्या करते हैं? मिलिट्री कैंपेन शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे लेवल पे थे उस समय कैंपेन्स। क्या करते हैं? जो निगलेक्टेड फोर्ट्स थी आसपास की डेक्कन एरियाज की, उनको एक एक करके कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से आप देखते हैं धीरे धीरे किसका राइज होता है? शिवाजी का। ठीक है, शिवाजी का राइज जब होता है तो शिवाजी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं बच्चों। किसके साथ? अब बस ध्यान से पढ़ते जाओ, पूरा बैकग्राउंड तैयार है। शिवाजी केम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, विकी कौशल अक्षय खन्ना के पीछे पड़े हुए, है ना? कभी देखी आई थी ना, क्या नाम था, नाम ही भूल गया, देखो, छावा। ठीक है, कौन थे विकी कौशल? किसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? द सन ऑफ शिवाजी। ठीक, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट थे मुगल्स में, और मुगल्स में भी स्पेशली कौन उस समय मुगल एम्परर था? औरंगजेब। ठीक है, ही केम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब। कैसे? बिकॉज दो तीन पॉइंट है। पहला तो कि डेक्कन में मराठास का जो राइज था, डेक्कन में जो मराठास का राइज था, इट कंसर्न्ड औरंगजेब। जो औरंगजेब की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली होता क्या है, एक फेमस एपिसोड होता है सूरत। ठीक, किसका एपिसोड होता है भाई? सूरत का। ठीक, सूरत एक कोस्टल टाउन था, इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन था, अंडर द सोवरेनिटीशिप या सोवरेनिटी ऑफ मुगल्स। ठीक, औरंगजेब के अंडर सूरत आता था। सूरत एक इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन था और एक इकोनॉमिक सेंटर था। शिवाजी क्या करते हैं? 1664 में शिवाजी एक फेमस रेड करते हैं ऑन द टाउन ऑफ सूरत, और उस रेड में क्या करते हैं? सूरत सिटी को सिग्निफिकेंट तरीके से क्या करते हैं? लूट करते हैं। अंडरस्टूड? इट वाज अ रिच टाउन, और जैसे वो ये लूट करते हैं, ही डायरेक्टली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ औरंगजेब। तुरंत औरंगजेब एक्शन लेते हैं, और औरंगजेब क्या करते हैं? मुगल फोर्स को भेजते हैं। अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट शिवाजी। अभी ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्रोनोलॉजी से लेके चलना चाहता हूं। ठीक, तो शिवाजी क्या करते हैं? अगेंस्ट वो एक फोर्सेस भेजते हैं। द फोर्स वाज लेड बाय हुम? जय सिंह वन ऑफ आम्बेर। ठीक है, ये बहुत फेमस जनरल हैं आम्बेर के। ठीक है, जय सिंह वन फोर्स लीड करते हैं किसके अगेंस्ट? शिवाजी के अगेंस्ट। और शिवाजी was pressurized, he was not able to contain the forces of Mughals led by जय सिंह। शिवाजी को एक प्रेशर में आके एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। प्लीज नोट इट डाउन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665, signed by who were the signatories? Shivaji and Jai Singh one of Amber, who represented the Mughal forces। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ गए? ठीक, ये है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन होती है, तो उसके बाद क्या होता है? तुरंत उसके बाद शिवाजी हैड टू गिव अप लॉट ऑफ टेरिटोरियल पोजेशंस। 35 फोर्ट्स कंट्रोल करते थे, उसमें से 23 किसको दे देते हैं? देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर टू औरंगजेब, टू मुगल्स। ही हैड टू सरेंडर। ओके, और सिर्फ यही नहीं, एज सिक्योरिटी हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। मुगल सर्विस भी संभाजी क्या करते हैं? एंटर करते हैं। और इसी के बाद एक बेहतरीन शानदार एपिसोड होता है विच शोज यू द टैक्टिकल ब्रिलियंस ऑफ शिवाजी। ठीक, जय सिंह वन ऑफ आम्बेर कन्विंस करते हैं शिवाजी को कि यू शुड गो एंड मीट औरंगजेब एंड सेटल डाउन थिंग्स। शिवाजी ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करने के बाद कहां पहुंचते हैं? पहुंचते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, और वहां उनको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। तो वो रिटेलिएट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हिज ह्यूमिलेशन, और औरंगजेब उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर तो कर लेते हैं,
कैप्चर करने के बाद औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी शिवाजी को कैप्चर करना, और कैप्चर करने के बाद शुरू होता है मराठा हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट चैप्टर। शिवाजी बड़े टैक्टिकली खुद और अपने बेटे संभाजी को लेके वहां से एस्केप कर जाते हैं और लौट के आते हैं, कहां लौट के आते हैं अपने मराठा किंगडम में भाग के, और उसके बाद कहीं पकड़े नहीं गए। और तुम्हें क्या लगेगा फिर कि हम मुगल से बच के रहेंगे, मुगल से दूर रहेंगे? नहीं, 1670 में क्या करते हैं, फिर से सूरत सिटी को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, फिर से सूरत सिटी को रेड करते हैं एक बार फिर से, और इस बार क्या होते हैं, कैप्चर की बात दूर छोड़ दो, 1672 में इसके 2 साल बाद क्या होता है, शिवाजी का कोरोनेशन होता है। ही वॉज डिक्लेयर्ड द छत्रपति ऑफ द मराठा किंगडम। अंडरस्टूड? कंफ्लिक्ट विद मुगल समझे, द रूट कॉज वॉज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मराठास इन डेक्कन विच अल्टीमेटली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स। इमीडिएट कॉज क्या था, 1664 में करी गई सूरत की लूट मराठास के द्वारा इन द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। रेस्पॉन्स में मुगल्स क्या कर रहे हैं, औरंगजेब भेज रहा है फोर्सेस इन द लीडरशिप ऑफ जयसिंह वन, जिसमें शिवाजी हैड टू सफर नॉट एग्जैक्टली डिफीट बट ही वाज प्रेशराइज्ड, ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टैकल द फोर्सेस। वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, जिसके जरिए वो क्या करते हैं 23 फोर्ट क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, और संभाजी को भी मुगल सर्विस में एंटर करना पड़ता है। और जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो औरंगजेब उनको क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। लेकिन अगले ही साल क्या है, शिवाजी वहां से भाग निकलते हैं, ही एस्केप्ड अलोंग विद हिज सन संभाजी। ठीक, और फिर वहां से शुरू होता है मुगल एंड मराठास का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, जो हमेशा चला, फिर कभी नहीं रुका। ठीक है, एट द एंड जाके मराठास वर द वन जिन्हें क्या मिलती है, अपर हैंड मिलता है। ठीक है, ठीक, अंडरस्टूड? तो ये था बैकग्राउंड। ठीक, ये था बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मुगल्स का। अब आपको पढ़ना पड़ेगा विजन ऑफ स्वराज। ठीक, व्हाट इज स्वराज? आप सबने देखा है शिवाजी का स्वराज क्या था। शिवाजी का स्वराज था सॉवरेन किंगडम। ही बिलीव्ड दैट स्वराज मिलेगा फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स एंड अदर डेक्कन सल्तनत। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मराठास हमेशा से क्या करते आए थे, दे वर इन सर्विस ऑफ ईदर मुगल्स और मोर स्पेसिफिकली डेक्कन सल्तनत जो थी उस समय की। ठीक, तो शिवाजी वांटेड टू कार्व आउट हिज किंगडम, हिज ओन किंगडम। ठीक, दैट वाज अ सॉवरेन किंगडम, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, स्वराज का। ठीक, और स्वराज की खास बात थी, स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, सिर्फ ज्योग्राफिकल इंडिपेंडेंस नहीं था। स्वराज यहाँ पे इट इंक्लूडेड कल्चरल एज वेल एज ट्रेडिशनल एज वेल एज इमोशनल एस्पेक्ट्स एज वेल। अंडरस्टूड? दिस वाज स्वराज। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट में दे देगा, आप थोड़े कंफ्यूज ना होना। यस, कल्चरल एस्पेक्ट्स वर पार्ट ऑफ इट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक, अंडरस्टूड? तो शिवाजी के राइज में अगर रीजंस पूछेगा, रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ शिवाजी, तो पहली बात तो द ब्रेव नेचर, द वैलर ऑफ द मराठास। दूसरा, द विजन ऑफ स्वराज विच यूनाइटेड द मराठास। पॉइंट नंबर 3, लीडरशिप ऑफ शिवाजी। पॉइंट नंबर 4, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी। उस समय कोई नेवी की बात करता ही नहीं था। ठीक है, मुगल एम्पायर जो दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज एम्पायर्स था उस समय दुनिया का, उसके पास तक एक कंसिडरेबल नेवी नहीं थी। ठीक, तो जो डेक्कन के बीजापुर थे, इनको तो भूल ही जाओ। एवरी इंडियन dynasty empire neglected the importance of navy, but Shivaji was a visionary. He knew that he was the one who had to control the coastal towns region of Konkan, thus a strong navy was needed. ठीक, so Shivaji developed strong navy which ultimately gave him a lot of edge to control the western coast. और वेस्टर्न कोस्ट कंट्रोल करा मतलब क्या कंट्रोल करा, ट्रेड, और ट्रेड कंट्रोल करा तो मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है मराठास के लिए। ऐसे लिंक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? इट वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप बिकॉज हिज कंपेटिटर्स एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ स्ट्रांग नेवी। बाय कंपैरिजन कर लो, बीजापुर सल्तनत जो आदिल शाही डायनेस्टी को रूल करता था, लो टू नो यही था, या तो थी तो बहुत लो नेवी थी। ठीक है, इवन मुगल एम्पायर की नेवी में जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मराठा नेवी से क्या कर पाए, चैलेंज कर पाए। तो पॉइंट नंबर 5 इन द सक्सेस ऑफ शिवाजी वाज नथिंग बट स्ट्रांग नेवी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द, अच्छा ये है नेवी के बारे में कुछ फैक्ट, एक पढ़ लो चलो। ठीक भाई, जल में वस्य
बाल में तवस्य, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक संस्कृत है। इसका मतलब है he who rules the seas is all powerful. This was the belief of Shivaji which became the ideological basis of strong navy. मराठा नेवल पावर अपने पीक पे कितनी थी? 400 शिप्स के आसपास। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, याद कर लो, पूछ लेगा। विद रेफरेंस टू मराठा पावर, गुराब, तुरंदे, गलबाज, शिबद एंड पल रिफर्स टू ऑप्शन ए मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री फोर्ट्स, और या फिर मिलिट्री पोजीशंस, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, सेटलमेंट्स। ऑप्शन बी द फोर्टिफिकेशंस ऑफ मराठा, द फोर्ट्स। ऑप्शन सी द पोर्ट्स इन मराठा एम्पायर। ऑप्शन डी शिप्स ऑफ मराठा एम्पायर। तो ये क्या है? ये बेटा शिप्स के नाम है। ये क्या है? शिप्स के नाम है। ठीक है, अंडरस्टूड, नोट करते चलो ये सब। ठीक, द आइडिया क्या था? वाज टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न कोंकण कोस्ट लाइन। एक बहुत फेमस एफ्रो इंडियन ट्राइब थी जिसका नाम था सिद्दीस। ठीक है, ये डेक्कन सुल्तान से बहुत कहते क्लोज थे, तो इनके अटैक्स बहुत होते थे, इनसे प्रिवेंट करने के लिए वेस्टर्न कोस्ट लाइन को। ओके, ठीक, नेवल फोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दो नेवल फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सुनने में आती हैं। एक है विजय दुर्ग जो 1653 में, कितना पहले ही देखो कंस्ट्रक्ट कर ली, और दूसरी क्या होती है? दैट इज सिंधु दुर्ग। ठीक, अभी विजय दुर्ग से मोदी जी ने क्या करा था? नेवी का जो नेशनल नेवी डे है हमारा, उसको यहीं से मनाया गया था। ठीक है, पीआईबी फॉलो करो, नहीं कर रहे हो तो जुड़ जाओ थिंक टैंक के साथ। एवरी संडे 6 PM पीआईबी दिस वीक के एमसीक्यूज जितने बनेंगे सारे हमारे साथ डिस्कस करो। दिस वाज अबाउट नेवी। अगला रीजन जो बहुत बड़ा रीजन है इन द सक्सेस ऑफ शिवाजी एंड मराठा वाज द गुरिल्ला वॉरफेयर, बिकॉज दे हैड अ यूनिक, दे हैव अ यूनिक ज्योग्राफी। ठीक है, मराठास की ज्योग्राफी है कोंकण रीजन की, वेस्टर्न घाट्स की, बहुत यूनिक है। और मुगल्स हमेशा कहां बेस रहे हैं भाई? दिल्ली, आगरा, यही इनका बेस रहा है, या फतेहपुर सीकरी, दैट इज आगरा ओनली, यही बेस रहा है मुगल्स। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि एंटायरली प्लेन एरिया है। ठीक है, इट इज द प्लेन एरिया इन नॉर्थ इंडिया। तो द मुगल्स हैड इट वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द कोंकण, और ये रीजन की ज्योग्राफी इस रीजन से बहुत अलग है, माउंटेनियस है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ के लिए कौन अडॉप्टेड थे? यहाँ के लिए शिवाजी और मराठा फोर्सेस अडॉप्टेड थे, अडेप्टेड थे, और इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। वो देखे हो ना तानाजी, कहीं भी खड़े हुए हैं, ऊपर से कूद जा रहे हैं, छावा में देखे होंगे, एकदम जंगल में से प्रकट हो जा रहे हैं, पेड़ में से कूद जा रहे हैं, समझ ही नहीं पाते थे मुगल्स वाले कि भाई ये अटैक हो कहां से रहा है, कहां से आया, कहां से आया, यही चलता रहता था। ठीक है, ठीक, गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं इसको। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? स्पीड, द अटैक ऑफ स्पीड वाज वेरी फास्ट। ठीक, सरप्राइज अटैक्स थे, नॉलेज ऑफ लोकल टेरेन थी, स्मॉल मोबाइल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर, छोटे छोटे ग्रुप्स में अटैक करते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस अटैक करते थे, समझ रहे हैं आप? अनएक्सपेक्टेड अटैक्स होते थे। ये था गोरिल्ला वॉरफेयर, परेशान करके रख दिया, कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए औरंगजेब अपनी लाइफ में मराठा रीजन को। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये थी पूरी कहानी शिवाजी के सक्सेस के रीजंस, उनकी नेवी क्या थी, उसके फैक्ट बता दिए, कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स बता दिया, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर आपने पढ़ लिया है। शिवाजी छूट कराते हैं, फिर से रेड करते हैं सूरत को 1670 में, और उसके 2 साल बाद ही क्या होता है? माफ करेगा, 4 साल बाद 74 में क्या होता है? शिवाजी का कोरोनेशन विद फुल वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, कहां पे होता है? रायगढ़ में, जिसने इनिशियली शिवाजी की एज कैपिटल भी सर्व किया। रायगढ़ में, रायगढ़ फोर्ट वाज द कैपिटल। आफ्टर द कोरोनेशन क्या टाइटल अडॉप्ट करा? श्री राजा शिवा छत्रपति। ओके, ये भैया नोट कर लो, श्री राजा शिवा छत्रपति, और अपनी खुद की एक एरा, सब ये पता होगा कनिष्क ने कौन सी एरा स्टार्ट करी थी? नहीं पढ़ा है तो वेट करो, पढ़ाने वाला हूं मैं, एंशिएंट इंडिया चल रहा है ना, एमसीक्यूज के थ्रू जो हिडन टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स भी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। ओके, राज्याभिषेक शाक और शिव शाक, दोनों ही सेम है ना, अपनी एरा खुद की, खुद का कैलेंडर, खुद की एरा शुरू करी, राज्याभिषेक शाका और शिव शाका। ओके, ये देख सकते हैं आप उनके सिक्के। ओके, ये सिक्के थे जो उन्होंने क्या करे थे? इशू करे थे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके, ठीक। अच्छा, एक और पॉलिसी है जो पूछता है, पॉलिसी ऑफ दक्षिण विजय। ठीक, बिकॉज दे वर प्रोमिनेंट मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, मुगल्स को चैलेंज करने के लिए थे, तो शिवाजी टर्न्ड हिज फोकस टुवर्ड्स
साउथ इंडिया, जहां पे रिलेटिवली वीकर कॉन्फेडरेसीज कह रहा हूं, वीकर सल्तनत थी, ठीक है। तो शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने अपने कोरोनेशन के बाद क्या करा, दक्षिण विजय कैंपेन लॉन्च करा और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, ठीक। इन्होंने क्या करा, नॉर्दर्न तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका तक अपना इन्फ्लुएंस क्या करा, एक्सटेंड करा। आप देख सकते हैं गोवा और नॉर्दर्न कर्नाटका वाला रीजन यहाँ भी और तमिलनाडु का भी रीजन जो है वहां पे अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करा और मराठा एम्पायर को स्ट्रेच करा, ठीक। बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो अगर पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में पॉलिसी ऑफ दक्षिण विजय, तो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक। अच्छा, दक्षिण विजय फॉलो करते ही इनको बहुत इकोनॉमिक गेन, अंडरस्टूड। सो दिस वाज अबाउट शिवाजी। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जिसमें इन जनरल मराठा एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे और शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी पढ़ेंगे। अष्ट प्रधान मंडल के बारे में सबने सुना है, तो अष्ट प्रधान मंडल विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट बाकी चीजें भी हम यहाँ पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है तो सबर रखिए, हम ला रहे हैं, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज फाउंडेशनल नॉलेज, एनसीईआरटी सीरीज है ये, ओके, अंडरस्टूड। तो मराठा का बेटा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, इट वाज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा, इनिशियली, अभी चेंजेस क्या होंगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल ऑफ छत्रपति द किंग, ओके, अंडरस्टूड। अपॉइंटमेंट्स किसके होंगे, किंग के थ्रू होंगे। ट्रांसफर किसके थ्रू होंगे, किंग के थ्रू होंगे। अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन होगा, किंग होगा। मंत्रीज होते थे, बिल्कुल सिर्फ एडवाइस के लिए होते थे, बाकी सारा काम किसका होता था, किंग का, छत्रपति का, ठीक है। इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अनलाइक द मुगल्स एंड डेक्कन सल्तनट्स, मेनी हेरिडेटरी ऑफिसर्स वर अबॉलिश्ड, ठीक। हेरिडेटरी ऑफिसर्स तो अबॉलिश कर रहे थे। हेरिडेटरी लैंड असाइनमेंट्स, जिन्हें हम लोग क्या जागीर बोलते हैं, हेरिडेटरी जागीर्स क्या कर दी थी, उनका मानना था कि हेरिडेटरी जागीर्स जो होती हैं वो अल्टीमेटली पावरफुल कर देती है लोकल चीफ को, और फिर क्या होता है, छत्रपति के अगेंस्ट या रूलर के अगेंस्ट रिवोल्ट होता है। इसलिए जो हेरिडेटरी ऑफिसर्स थे और लैंड असाइनमेंट्स थे उनको क्या करा, एबॉलिश करा। कॉन्सेप्ट ऑफ जागीर वाज डिस्करेज्ड एंड रेगुलर सैलरीज वर क्या, इन प्लेस ऑफ जागीर वर एनकरेज्ड, ओके, अंडरस्टूड, ठीक, ओके। ऑफिशियल्स वर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू चेक देम कि उनका लोकल रूट्स स्ट्रांग ना हो जाए। फिर वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस, ठीक है। हमें देखने को मिलता है विडोज ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन बैटल रिसीव्ड पेंशन्स, मार्क करो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सन्स ऑफ डिसीज सोल्जर्स वर ऑफन गिवन मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलती थी। अगर कोई सोल्जर मराठा आर्मी में था और उनके लड़ते हुए उसका क्या हो जाता था, शहीद हो जाते थे अगर वो सोल्जर, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को क्या मिलती थी, मराठा एम्प्लॉयमेंट, मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ओके, अंडरस्टूड, ठीक। पेंशन का प्रोविजन भी था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एनवायरमेंट के लिए भी कंसर्न था। हमें एक फेमस लेटर मिलता है शिवाजी के टाइम का जो उन्होंने इशू करा था, वो क्या है, नॉट टू कट फ्रूट बियरिंग ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैक फ्रूट। आप देख सकते हैं किस लेवल पे बात हो रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ले आओ वापस भाई शिवाजी को। टू सीक परमिशन बिफोर कटिंग टिम्बर, ठीक, टिम्बर कट करने के लिए भी परमिशन सीक करनी पड़ती थी। दिस वाज द कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, ठीक, अंडरस्टूड। अब आता है अष्ट प्रधान मंडल, ठीक। कहने का मतलब क्या है, टॉप पे रहेगा छत्रपति, और इनको एडवाइस और एड करने के लिए, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस और एड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, सेम उस तरीके से छत्रपति को एडवाइस करने के लिए अष्ट प्रधान मंडल होता है। किनारे हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, या पीडीएफ चाहिए तो चलो पीडीएफ मिल ही जाएगी, क्या स्क्रीनशॉट लोगे। कौन का नंबर होता था, पेशवा, ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, ठीक। उसके बाद मजूमदार, जिसे हम लोग अमात्य भी कहते थे, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर सचिव या उसको सुरनवीस भी कहते थे, लैंड रेवेन्यू और स्टेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर मंत्री, हु वाज द ऑफिसर फॉर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। फिर दाबिर, फॉरेन अफेयर्स। सेनापति या सर ए नौबत, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। न्यायाधीश वाज द चीफ जस्टिस। पंडित राव वाज हेल्ड फॉर रिलीजियस अफेयर्स। ये अष्ट प्रधान मंडल है, द 8 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो कैसे बाजी पलटेगी, और ये ऑफिस जो होगा ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मराठा को चेंज ही कर देगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। लाइक एवरी अदर डायनेस्टी और एम्पायर एट दैट टाइम, लैंड रेवेन्यू वाज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स लैंड रेवेन्यू था। हालांकि दो बहुत फेमस है, भी मैं इन पे बात करूंगा। ठीक, शिवाजी ने क्या करा था बेटा, काठी सिस्टम अडेप्ट करा था, किसका, फ्रॉम द डेक्कन सल्तनट्स। ठीक, क्या क्यों काठी सिस्टम बोलते थे, बिकॉज इसमें मेजरमेंट के लिए एक रॉड यूज होती थी जिसे हम लोग काठी कहते थे, नोट करो, ठीक है, नोट करो। ठीक, फार्मर्स जो थे वो डायरेक्टली पे करते थे स्टेट को, मतलब देयर वर नो इंटरमीडियरीज, there were no intermediaries, no middleman, the farmers paid directly to the state। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आ जाओ जरा चौथ और सरदेशमुखी पे। ये दोनों क्या थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट टैक्स थे और एडिशनल टैक्स थे जो मराठा अपनी कह लो कि अपनी सोवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए या उसका फायदा उठा के अपनी पावर का एब्स्ट्रैक्ट करते थे। जितनी भी आसपास के नियर बाय रीजन्स थे उनको सबड्यू करने के बाद, और इसने इनकी तिजोरियां बहुत भरी हैं। ठीक है, चौथ क्या था, चौथ वाज अ टैक्स इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय मराठास। मराठास इन टेरिटरीज को डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, लेकिन क्या कर दिया था, उनको सब्ज्यूगेट कर दिया था। ठीक, उनको मनवा लिया था, उनको हरा दिया था कि मराठा इज योर सोवरेन अथॉरिटी। उनसे क्या लेते थे, 25% चौथ लेते थे कि भाई तुम रूल करो, ओके विल अलाउ यू टू रूल, बट इन रिटर्न यू विल हैव टू गिव 25% ऑफ चौथ। फिर सरदेशमुखी कहता है, सरदेशमुखी एंशिएंट कह रहा हूं, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का मान लो तुम सेस था, टैक्स ओवर टैक्स, एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, सेस। ठीक, वैसे सरदेशमुखी क्या था, चौथ के ऊपर से तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एडिशनल 10% टैक्स। ठीक, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर याद रखना, चौथ 25% हुआ करता था, स्वदेशमुखी 10% हुआ करता था। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। अब आ जाते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मराठास में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी, प्रांत, जैसे हमारा आज स्टेट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे। ठीक, उसके बाद प्रांत के नीचे क्या होते थे, परगना और तरफ बोलते थे। तरफ याद है ना, तरफदार पढ़ा था, ठीक है, तरफदार यूज्ड टू हेड इट। परगना और तरफ होते थे, मतलब प्रांत, परगना या तरफ। उसके बाद क्या होता था, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी मौज या फिर मौजा। इसको विलेज मत समझना, इसको विलेज मत समझना, जैसे आज ब्लॉक कह लो या तहसील कह लो। ठीक, कई सारे विलेजेस मिलके क्या मौज या मौजा बनाते थे। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात, ठीक है, अंडरस्टूड। तो प्रांत, परगना और मौज, फिर नीचे मौज के अंदर कई सारे विलेजेस। ठीक, अब आ जाइए अगले, लोकल ऑफिशियल्स कौन कौन थे, एक बार फटाफट पढ़ देता हूं, ये फैक्ट्स है। देशमुख होते थे, देशमुख कौन थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस की बात हो रही है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एंड असिस्टिंग इन रेवेन्यू कलेक्शन, अंडरस्टूड। देश पांडे कौन होते थे, मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, फर्क है रेवेन्यू कलेक्शन में असिस्ट करने में और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, दोनों में फर्क है। ठीक, इसका हवलदार सर्व्ड एज चीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक तरीके से आज का डीएम, एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पाटिल होते थे जो विलेज हेडमैन होते थे। ये सारे ही नाम आपने खूब सुने हैं, रितेश देशमुख, तुषार देश पांडे और पाटिल तो हमें हर बॉम्बे की पुलिस की जो मूवी बनी होती है वहां मिलता है। ठीक, तो ये क्या है, ये पोस्ट हुआ करती थी जो धीरे धीरे क्या बन गई है, सरनेम में कास्ट बन गई है। सारे कास्ट ऐसे ही बने हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो या मराठा सोसाइटी हो, नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मराठा आर्म फोर्सेस, इन्फेंट्री, कैवेलरी और नेवी। नेवी हम देख चुके हैं, कैवेलरी और इन्फेंट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहां मैं बताऊंगा। पहले इन्फेंट्री देख लो। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, जो फुट सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, इनके स्पेशल टाइप के फुट सोल्जर्स होते थे, उन्हें हम लोग बोलते थे मावली फुट सोल्जर्स। ठीक है, मावली फुट सोल्जर्स, और क्या बेहतरीन, दे वर अ फॉर्मिडेबल फोर्स, दे वर नोन फॉर देयर एक्सप्लॉइट्स। ठीक, यही थे जो गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड थे। ठीक है, मावली फुट सोल्जर्स, पूछ लेगा मावली फुट सोल्जर्स बिलोंग टू होम, दे बिलोंग टू द इन्फेंट्री ऑफ मराठास। फिर आ जाता है कैवेलरी। कैवेलरी मतलब जो हॉर्समैन वाली फोर्स होती है। ठीक, उनमें भी दो टाइप के होते थे। पहले थे बारगीर्स। बारगीर्स क्या थे, जो इन्हें हॉर्सेस और इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करता था, स्टेट।
खुद के हॉर्सेस नहीं होते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। दूसरे होते थे शिलेदार, जिनको क्या था, जो अपने इक्विपमेंट में खुद के हॉर्सेस क्या करते थे, अरेंज करते थे और मेंटेन करते थे, जरूरत पड़ने पे स्टेट उन्हें कॉल करता था। बारगिर जो होते थे इनकी संख्या कम होती थी, शिलेदार की संख्या ज्यादा होती थी। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बात। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी का फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शानदार था। अगर कोई बैकबोन थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके रूल की, तो इट वाज द फोर्ट्स। फोर्ट्स को बहुत ध्यान देते थे वो, ठीक है, चाहे वो आपकी जल दुर्ग हो, या जिन्होंने कोस्टल टाउन पे जो फोर्ट्स बना रखी थी, या फिर नॉर्मल फोर्ट्स हो, ठीक। हवलदार, हवलदार का काम क्या था, कीपर एंड कमांडर ऑफ द फोर्ट। हर फोर्ट का एक हवलदार होता था जो उसका एक पूरा हेड होता था, ठीक। सबनीज क्या था, अकाउंट्स एंड करस्पॉन्डेंस का हेड था इन रिलेशन टू फोर्ट। फिर कारखानीज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये लॉजिस्टिक्स इंचार्ज था किसका, फोर्ट्स का। ये तीन हमें एनसीईआरटी में मिलती है पोस्ट, और आपको बहुत जरूरी है ये जानना, ठीक। अब आ जाओ क्या होता है, अब समझो। मैंने कहा था तुमसे कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ठीक है। क्या होता है, ओवर द इयर्स जो पेशवा की पोजीशन होती है, द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, अंडरस्टूड, ठीक। और छत्रपति क्या रह जाते हैं, छत्रपति स्लोली एंड ग्रेजुअली एक नॉमिनल हेड बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग डिज्योर बोलते हैं ना, डिज्योर पार, ठीक है, नॉमिनल पार, एक सिंबॉलिक हेड। मतलब अभी भी अल्टीमेट रूलर कौन है, वो है छत्रपति है। अल्टीमेट हेड कौन है मराठा का, छत्रपति है, बट वो एक सिंबॉलिक हेड रह जाता है, तो नॉमिनल हेड रह जाते हैं। और पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर, अष्टप्रधान मंडल याद है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हुए करते थे, वो उनकी पोजीशन में पावर बहुत हाई हो जाती है। और ऐसा स्पेसिफिकली होता किसके दौर में है, छत्रपति शाहू जी महाराज, ठीक है, सबने सुना है, शाहू जी महाराज के टाइम पे ये होता है। और पेशवा कौन होते हैं, पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो तुम्हारे वो थे ना, दीवानी में मस्तानी हो गई वाले, क्या तो मूवी बना दी, ही वाज बाजीराव वन, जो उसमें दिखाए गए हैं बालाजी विश्वनाथ के सन। भाई ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, 20 battles ही fought in his lifetime and he never lost a battle। जहां जाते थे खौफ था, दिल्ली तक घुस गए थे मुगलों के, दिल्ली कैपिटल था मुगल्स का, वहां तक घुस गए थे, ठीक है। पूरी डेक्कन में ऐसा कोई था नहीं जो एक वॉर हरा दे उन्हें, ठीक है। तो क्या बना के बॉलीवुड ने उन्हें रख दिया है, दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, जिस तरीके से उसका पोर्ट्रेल हुआ है। खैर, ग्रेट वॉरियर, नेवर लॉस्ट अ बैटल इन हिज लाइफ टाइम, बाजीराव वन। उनके जो फादर थे, कौन, बालाजी विश्वनाथ, वो थे जब पेशवा। उनके टाइम पे एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, द रियल पावर, जो रियल पावर थी वो पेशवा के हाथ में आ गई। और पेशवा ने क्या करा, सेंट्रलाइज सिस्टम को अबॉलिश करके एक कन्फेडरेसी क्रिएट करी। कौन सा सिस्टम आ गया बेटा, कन्फेडरेसी सिस्टम आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। टॉप पे कौन रहेगा, ऑब्वियसली छत्रपति, ठीक। फिर उसके नीचे पेशवा द प्राइम मिनिस्टर, जो रियल पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक। पेशवा की जो सीट थी वो कहां थी, पूना, कहां थी, पूना। यहां पे उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश करा, जो हेडक्वार्टर्स था उसको बोला गया, बहुत ध्यान से समझो, हुजूर दफ्तर। क्या बोला गया, हुजूर दफ्तर। ये था हेडक्वार्टर्स किसका, पेशवा का। और फिर जितने भी क्लैंस थे, अब पढ़ाया था ना शिवा स्टार्टिंग में शिवाजी किस क्लैन से थे, भोसले क्लैन से थे। ऐसे करके बहुत सारे क्लैंस हैं मराठास में, भोसले, गायकवाड्स, और बताओ कौन कौन से हैं, सिंधियाज, ये सब तुम्हारे मराठा क्लैंस हैं। इन सब की क्या बना दी, कन्फेडरेसी बना दी, ठीक है, ठीक। गायकवाड्स, भोसले, सिंधियाज, एक्सेट्रा, अंडरस्टूड। सबकी कन्फेडरेसी बना दी, मतलब सबको अपने अपने रीजन्स दे दिए, सबको अपने अपने रीजन्स दे दिए कि भाई तुम अपने 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 रीजन में क्या करो, रूल करो। और सब किसके अंडर हैं, सब रिपोर्ट करते थे किसको, पेशवा को। और पेशवा रिपोर्ट करता था छत्रपति को। हेडक्वार्टर्स क्या बना दिया, पूना, जिसको हम लोग बोलते थे हुजूर दफ्तर। सेंट्रलाइजेशन से कहां ले गए, अल्टीमेट डिसेंट्रलाइजेशन, और इस सिस्टम को बोला गया कन्फेडरेसी सिस्टम। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम बताओगे कितने कन्फेडरेसी स्टेट्स थे,
और कौन कौन सा रीजन ये रूल करते थे। सिंधियाज जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्वालियर वाला रीजन रूल करते थे। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है कन्फेडरेसी स्टेट्स क्या क्या रूल करते थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन गया था पेशवा के टाइम पे और यही फिर चलता रहा। ठीक, आफ्टर दैट ऑफ शिवाजी द मराठा स्टेट वाज रूल्ड बाय सक्सेसर्स सच एज Shambhaji Rajaram. Over time, the Maratha polity evolved from a centralized kingdom into a confederacy of regional chiefs, including Sindhyas of Gwalior, Holkars of Indore, Gaikwads of Baroda, Bhosles of Nagpur, etc. ठीक, और इन सबका हेडक्वार्टर क्या बना? हुजूर दफ्तर. द पेशवा हु बिकेम द डी फैक्टो हेड established a central secretariat known as हुजूर दफ्तर at पूना. अंडरस्टूड? ठीक, समझ में आई इतनी बात पूरी? ये है पूरा मराठा चैप्टर। अब देखो एक इंटरेस्टिंग एरिया जरा बाकी रह रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग एरिया क्या बाकी रह रहा है? मराठास का एक ऑफ शूट है जिसने तमिलनाडु वाले रीजन में भी रूल करा है और ऐसा ऐसा रूल लेकर आया, कल्चरली बहुत ही रिच रूल था वो। हाँ माना पॉलिटिकली इतना वो सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं बना वाला ऑफ शूट मराठास का, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट बेहतरीन हुआ है। थंजावुर के बारे में किसने नहीं सुना है भाई? कौन था तंजावुर में? बृहदेश्वरा टेम्पल कौन था? कमेंट सेक्शन में बताओ, बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था तंजावुर में? ठीक है, किसकी कैपिटल थी? तो क्या होता है, शिवाजी जी के जो हाफ ब्रदर थे जिनका नाम था एको जी या उन्हें हम वेंको जी भी बोलते थे, वो जाते हैं और एक कॉन्क्वेस्ट लीड करते हैं थंजावुर में, ठीक है, तमिलनाडु में, और वहां पे जाके उसको जीत के मराठा किंगडम वहां भी स्टैब्लिश करते हैं, मराठा डायनेस्टी। तो थंजावुर की एक ऑफशूट, एक हिस्ट्री अलग है, वो भी मराठा ही है। अंडरस्टूड? ठीक, तो क्या हुआ था भाई, अमंग ऑल द थंजावुर मराठा रूलर्स, देखो इनको डिटेल में तो पढ़ना नहीं है क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है वही अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, एकोजी वाज द फाउंडर ऑफ दिस आर्म ऑफ मराठास, जिन्होंने तमिलनाडु में रूल करा। इनके सबसे शानदार और सेलिब्रेटेड रूलर हुए थे सरफोजी टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक एक करके बता रहा हूं क्यों। ही इज नोन फॉर हिज कल्चरल contributions to Tamil Nadu and to entire India. ठीक है, notable for his contributions to culture, education, public welfare. He was a composer also. He composed a famous Marathi play लिखो, ठीक है, देवेंद्र कुरवंजी। प्लीज लिखो, ये सब पूछेगा, यही तो पूछेगा और क्या पूछेगा। देवेंद्र कुरवंजी फेमस मराठी प्ले है, तमिल लैंग्वेज में नहीं है, मराठी में है, सरफोजी टू ने लिखा है। ठीक है, इन दिस वर्क ही प्रोवाइडेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं, दैट इटसेल्फ शोज यू व्हाट अ लर्नेड मैन ही वाज। ठीक, इन्हीं के टाइम पे मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। ओके, अंडरस्टूड? इन्हीं के टाइम पे भरतनाट्यम ने अपना फाइनल फॉर्म लिया और पॉपुलराइज होता है इन तमिलनाडु। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट म्यूजिक बैकबोन जो है तमिल कल्चर की और कर्नाटक कल्चर की, हमें दोनों देखने को मिल रही है, कार्नेटिक म्यूजिक भी और भरतनाट्यम भी, दोनों इनके टाइम में स्ट्रेंथेंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ही एस्टैब्लिश्ड धन्वंतरी महल। ठीक, क्या है भाई? सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, आज का एम्स मान लो तुम। ठीक है, आज का एम्स मान लो, धन्वंतरी महल। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे, कोई बता मुझे पाएगा? धन्वंतरी एक फेमस पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, कौन बताएगा जरा देखूं मैं। धन्वंतरी, ही एस्टैब्लिश्ड धन्वंतरी महल, सरफोजी टू ने एस्टैब्लिश करा था। कितने काम कर रहे हैं अभी, और देखो। He was the one who established a printing press in Thanjavur. It was the first printing press established by an Indian ruler. ठीक है, फर्स्ट इंडियन प्रेस स्टैब्लिश बाय एन इंडियन रूलर। क्रेडिट जाता है किसको? सरफोजी टू को। कहां स्टैब्लिश करी थी? थंजावुर में। ओके, अंडरस्टूड? कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? भोसले डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल कभी घूमने जाओगे, देखोगे वहां इंस्क्रिप्शन तुम्हें मिलेगा इनका। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने भोसले डायनेस्टी की हिस्ट्री, बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर में जो है किसने बनवाया था यार? दो ऑप्शन दे रहा हूं, राजेंद्र चोला वन और राजा राजा चोला वन। बताओ जरा किसने बनवाया था? ध्यान रखना, थंजावुर वाले की बात कर रहा हूं, बृहदेश्वरा भी दो है तभी बता रहा हूं, दूसरा कहां है ये भी बताओ जरा। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझसे पढ़े हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो थंजावुर वाले बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वहां पे उन्होंने अपनी हिस्ट्री भी इंस्क्राइब कराई थी, एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडिया।
सो दिस वाज अबाउट द राइज ऑफ मराठा। शिवाजी ने कैसे स्टैब्लिश करा मराठा किंगडम, शिवाजी ने कैसे उसको मुगल से कन्फ्लिक्ट से, साथ में कन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए बचते हुए उन्होंने अपना खुद का एक स्वराज के दम पे एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करा, एक सोवरेन किंगडम स्टैब्लिश करा, कैसे उसको आगे ले गए, कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हमने पढ़ा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, इन्फेंट्री कैवलरी के बारे में, उनका फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेवी पढ़ा, फिर हमने अष्टप्रधान मंडल देखा, कैसे मराठा पॉलिटी शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू अ कन्फेडरेसी दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हेडेड बाय पेशवा, वो देखा। फिर हमने देखा कैसे उन्होंने एक ऑफशूट भी है मराठा डायनेस्टी का जो कहा, जिन्होंने थंजावुर में रूल करा था, भोसले डायनेस्टी, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे सरफोजी टू। ठीक है, ये था मराठा चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी। इसमें एक और चैप्टर है जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, ब्रिटिश रूल के बारे में। एक वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं करा मैंने बिकॉज बहुत लंबा हो जाता, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो ये हो चुका है। ठीक है, उसको एक दूसरे पार्ट में लाएंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर्स बड़े थे इसलिए इनको अलग अलग डील करना पड़ा। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, बायोटेक की सीरीज चल रही है, और संडे को लाइव होने वाला है 6 बजे पीआईबी दिस वीक। हमेशा कमेंट कर दो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। वी विल सी यू वेरी वेरी सून once again. Thank you so much for joining. See you. Good night.